हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएनए नर्सिंग एकेडमी। आज हम देख रहे हैं क्विक रिवीजन ट्यूबरक्लोसिस की, क्योंकि एग्जाम टाइम पे बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसको हम डिटेल में रिवाइज नहीं कर पाते, या आपके जब नर्सिंग एग्जाम होते हैं स्टूडेंट लाइफ में भी हमें क्विक रिवीजन लेनी होती है, तो उसके लिए बहुत क्विकली हम देखते हैं ट्यूबरक्लोसिस को। सबसे पहले ट्यूबरक्लोसिस कॉज कौन करता है, तो इसका कॉजेटिव एजेंट होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई। ये रॉड शेप बैक्टीरिया होता है, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया भी होता है। उसके बाद होता है ये स्प्रेड कैसे होता है, ये स्प्रेड होता है पर्सन टू पर्सन, एक दूसरे आदमी से ये स्प्रेड होता है। उसके बाद है कि इसके और इस चीज को कौन प्रिवेंट, देखो इंडिया के जो इन्वायरमेंट है, नॉट ओनली इंडिया, काफी कंट्रीज में ये क्या होता है, ऑलवेज इन्वायरमेंट पे प्रेजेंट होता है। फिर कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इसको और ज्यादा एग्रावेट करते हैं, क्योंकि सबको तो ट्यूबरक्लोसिस नहीं होती, किन कंडीशंस में इसको होने के चांस ज्यादा होते हैं। तो क्या क्या है फ्रेंड्स, पुअर वेंटिलेशन। पुअर वेंटिलेशन का मतलब है जब आपके घर में खिड़की दरवाजे इनफ नहीं होती, प्रॉपर क्रॉस वेंटिलेशन नहीं हो रहा है, प्रॉपर सनलाइट नहीं आ रही है, उस कंडीशन में ट्यूबरक्लोसिस होने के चांस ज्यादा होते हैं। ओवर क्राउडिंग में अगर आप रह रहे हो या ओवर क्राउडिंग वाले प्लेसेस पे ज्यादा जा रहे हो, तो उन केसेस में भी हो सकता है, क्योंकि लोग ज्यादा क्लोज होते हैं और इन्फेक्शन के चांस ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। थर्ड होता है मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन, अगर आप में पहले से किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी है, मेल नरिश्ड हो आप में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, आप खाना नहीं खा रहे हो, उस कंडीशन में भी ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। डायबिटीज वाले पेशेंट्स में इसके चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आप स्मोकिंग करते हो या आपकी इम्यूनिटी वीक है, ये सब रिस्क को इंक्रीज करते हैं ट्यूबरक्लोसिस होने के। तो इन सारी चीजों में हमें ध्यान रखने की जरूरत होती है। अब है इसके मेन सिम्टम्स। ट्यूबरक्लोसिस के मेन सिम्टम्स क्या होते हैं? ट्यूबरक्लोसिस के मेन सिम्टम्स होते हैं परसिस्टेंट कफ फॉर मोर देन 2 वीक्स, यानी कि 14 दिन से ज्यादा अगर आपको खांसी हो रही है, तो इसका मतलब है कि ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है। तो आपको ट्यूबरक्लोसिस के लिए चेक करवाने की जरूरत है, ठीक है। फिर है कफिंग और बलगम या फिर ब्लड आना, ठीक है। हीमोपटाइसिस, हिमेटोमेसिस, अगर आपको उल्टी आ रही है ब्लड की, या ब्लड में स्पूटम में ब्लड आ रहा है, तो उसको, वो भी एक ट्यूबरक्लोसिस का सिम्टम है। उसके बाद है फीवर या नाइट स्वेट्स, अगर आपको रात को सोते टाइम पसीने आ रहे हैं, तो ये भी हो सकता है एक रीजन ट्यूबरक्लोसिस का। वेट लॉस एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, देखो एनोरेक्सिया होता है पहले, एनोरेक्सिया मतलब उनको भूख लगनी बंद हो जाती है, उसके बाद वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, तो सडन वेट लॉस होता है। वैसे हम ट्राई करते हैं तो 1-2 किलो ही घटने में बहुत टाइम ले लेता है, ठीक है। पर अगर आपको ट्यूबरक्लोसिस है तो ऑल ऑफ ए सडन 10-12 किलो वेट लूज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद टायर्डनेस एंड वीकनेस, फटीग, क्योंकि पेशेंट प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहा है, उसका वेट लॉस भी हो रहा है, तो बहुत ज्यादा थकावट होती है। तो ये सारे इंटरलिंक्ड होते हैं। बट मेन इसमें क्या होता है, इसके साथ साथ एक और सिम्टम पॉजिटिव होता है, दैट इज फीवर। फीवर भी रहता है उन पेशेंट्स को जिनको ट्यूबरक्लोसिस होता है। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना होता है, यानी कि कफ होती है 14 डेज से ज्यादा, फीवर होती है, अगर ब्लड वगैरह आता है कफ में, वो भी एक सिम्टम होता है, और वेट लॉस होता है। तो इन सारी चीजों का हमें ध्यान रखना है। भूख लगनी बंद हो जाती है बिल्कुल, ये सब उसके मेन सिम्टम्स हैं ट्यूबरक्लोसिस के। अब है प्रिवेंशन। देखो किसी भी ट्रीटमेंट की बात तो हम कर ही लेंगे, बट उससे इंपॉर्टेंट है प्रिवेंशन। अब इसको रोक कैसे सकते हैं हम? उसके लिए सबसे पहले है गुड वेंटिलेशन, ताकि फ्रेश एयर घर के अंदर आ सके, ओके। सेकंड है ऑलवेज आपका जो मुंह है उसको कवर करना है, मुंह और नोज को, वाइल कफिंग एंड स्नीजिंग। ये हैबिट्स क्यों सिखाई जाती है? कोविड में हम सब ने प्रैक्टिस की है। आजकल तो है कि अगर आपको कोल्ड कफ है तो आप मास्क पहन लो, ताकि दूसरों को इन्फेक्ट ना करो, ठीक है। या फिर अपनी एल्बो पे आप कर सकते हो, या फिर हैंकी वगैरह से कवर करना है वाइल कफिंग एंड स्नीजिंग। इससे आपको बहुत प्रोटेक्शन मिल सकती है इस बच्चे की तरह, ठीक है। और प्रिकॉशंस में क्या कर सकते हो? वॉश हैंड रेगुलरली, जो हमने सबसे ज्यादा सीखा है अभी तक कोविड में। अब तो छोटे छोटे बच्चे भी इस हैबिट को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने लगे हैं, ताकि अगर कुछ जर्म्स हैं वो स्प्रेड ना हो। उसके बाद अवॉइड क्लोज कॉन्टेक्ट्स विद पीपल हु हैव ट्यूबरक्लोसिस, क्योंकि ये एक कम्युनिकेबल डिसीज है, ये एक दूसरे से स्प्रेड हो सकती है। तो हमें लोगों से कॉन्टेक्ट्स मिनिमाइज करने हैं, ठीक है, जिनको ट्यूबरक्लोसिस है। क्योंकि एक टाइम के बाद जब मेडिसिन स्टार्ट होती है, टाइम के बाद ही वो नेगेटिव होते हैं स्प्रेड करने के लिए।
उससे पहले अगर आपको पता चल जाता है किसी को ट्यूबरक्लोसिस है तो उसके बिल्कुल क्लोज कॉन्टेक्ट में नहीं आना है। ऐसा नहीं है उनसे नफरत करनी है, बट एटलीस्ट वी शुड टेक प्रिकॉशंस। उनको मास्क पहनना चाहिए, बिल्कुल उनके क्लोज नहीं जाना है। हमें अच्छा न्यूट्रिशन लेना है, एक्सरसाइज करनी है और स्मोकिंग अवॉइड करनी है। ये सारी प्रिकॉशंस भी हमें लेनी है ताकि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो हेल्दी रहे और हमें कोई भी सिर्फ ट्यूबरक्लोसिस नहीं, कोई भी बीमारी से हम बच सके, क्योंकि इम्यूनिटी हमारी एक ऐसी चीज होती है ना जिससे हम किसी भी इन्फेक्शन से बहुत अच्छे से बच सकते हैं। उसके बाद है और क्या होता है सबसे बड़ी प्रिकॉशन, क्योंकि इंडिया में ट्यूबरक्लोसिस बहुत ज्यादा मिलता है तो इसकी एक वैक्सीन मिलती है, दैट इज बीसीजी वैक्सीन, बेसिलस कैलामाइड ग्यूरिन। ये एट बर्थ ही बच्चे को दे दी जाती है, जैसे ही बच्चा पैदा होता है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया हमारे इन्वायरमेंट में हमेशा ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, तो हम नहीं चाहते छोटे बच्चे को, क्योंकि इसकी ट्रीटमेंट जो होती है थोड़ी हैवी होती है, तो बच्चों को शुरू में ही ऐसी कोई डिसीज हो, इसीलिए इमीडिएटली हम बीसीजी वैक्सीन देते हैं। ये उसको प्रिकॉशंस, मतलब एक तरह से प्रोटेक्शन देता है और हम प्रिकॉशन लेते हैं इस बीमारी से ताकि हमारे बच्चों को ना हो। तो बीसीजी वैक्सीन बिल्कुल मैंडेटरी है सबके लिए, ठीक है। उसके बाद आता है ट्यूबरक्लोसिस इज क्योरेबल, बिल्कुल सही। ट्यूबरक्लोसिस एक क्योरेबल डिसीज है, ऐसा नहीं है कि ट्यूबरक्लोसिस क्योर नहीं हो सकती, इसके लिए होती है 6 to 9 मंथ्स की ट्रीटमेंट, ठीक है। इसकी टोटल ड्यूरेशन क्या होती है इसकी ट्रीटमेंट की, 6 मंथ to 9 मंथ्स। और इसके लिए जब भी हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, इसकी मेडिसिन आपको रेगुलरली लेनी है, उसका फुल कोर्स कंप्लीट करना है, ठीक है। चाहे आप बेटर फील करना शुरू कर दो, क्योंकि कुछ टाइम के बाद आपने देखा है जैसे आप मेडिसिन लोगे, आफ्टर सम टाइम आपके सारे सिम्टम्स खत्म होने लग जाएंगे, कफिंग ठीक होने लग जाएगी, भूख लगनी शुरू हो जाएगी, वेट गेन होना शुरू हो जाएगा, पर हमें छोड़नी नहीं है। इसकी कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट है 6 मंथ्स to 9 मंथ्स, उसको कंप्लीट करना होता है, ठीक है। नहीं तो जो इसके इतना स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया है कि वो मेडिसिन से रेसिस्ट हो जाएगा, इसलिए इसमें हम कभी भी एक मेडिसिन नहीं देते, ठीक है। इसमें ग्रुप ऑफ मेडिसिन दी जाती है उस बैक्टीरिया को रोकने के लिए, ताकि उसका रेप्लिकेशन रुक सके। अब कौन सी देते हैं हम इसमें, रिपैम्पिसिन, एथैम्ब्यूटोल, पायराजिनामाइड, एंड फोर्थ है आइसोनियाजाइड, एंड फिफ्थ है स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये है, देखो फ्रेंड्स, इसमें ना फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन ऑफ मैनेजमेंट होती है। इनिशियली जो हमारे प्राइमरी डायग्नोस्ड केसेस होते हैं उनमें हम यही फर्स्ट लाइन ऑफ मेडिसिन देते हैं। इनमें भी जो ये ऊपर है, ये चारों टैबलेट फॉर्म होती है, यही शुरू करते हैं, ठीक है। बाद में इंजेक्शन, स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्टेबल होता है, ये कभी किसी किसी केस में डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं। प्लस इसके साथ होती है हमारी सेकेंड लाइन ऑफ मैनेजमेंट, इन केस जिनमें जो लोग छोड़ देते हैं उनके लिए, क्योंकि वो रेसिस्ट हो जाता है कुछ दवाइयों से, हमें सेकेंड लाइन में से भी कुछ दवाइयां लेनी होती हैं। उसमें हमारी अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स होती हैं, ठीक है, पीएएस होती हैं, तो इस तरह की मेडिसिन और भी होती हैं हमारे पास, जो इसके साथ हम क्लब करके तब मेडिसिन देते हैं। बट मेनली जो याद रखने वाली दवाई है वो यही है, ठीक है। और जो सेकेंड लाइन में है उसमें एक रिफेम्ब्यूटिन भी होती है, तो हमें मिक्स नहीं करनी है रिफेम्पिसिन के साथ, जो फर्स्ट लाइन में आती है रिफेम्पिसिन, ठीक है। अब इनकी कोर्स ड्यूरेशन क्या होती है, इसमें इनिशियल और कॉन्टिन्यूअस फेज होती है। तो इनिशियल फेज में हम क्या करते हैं, इनिशियल फेज कम टाइम के लिए होती है, और इनिशियल फेज में अराउंड हम कितनी देते हैं, जैसे 2 मंथ्स की होती है इनिशियल फेज, बट उसमें मेडिसिन ज्यादा देनी होती है, 4 ड्रग्स हम यूज करते हैं, ठीक है। 4 दवाइयां मिक्स करके पेशेंट को दी जाती है। और जो कॉन्टिन्यूअस फेज होती है उसमें क्या होती है, क्योंकि रिकवरी होने लग गई है, वो ड्यूरेशन लंबी होती है, उसकी 4 मंथ्स होती है, और उसमें 2 ड्रग्स दी जाती है इनमें से क्लब करके, ठीक है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। लंबी फेज कौन सी होती है, कॉन्टिन्यूअस, और छोटी होती है इनिशियल। पर दवाई ज्यादा किस में होती है, इनिशियल में होती है, और कॉन्टिन्यूअस में दवाई कम होती है।
ये हमें याद रखना है। अब इसमें एक और वर्ड है जो इंपॉर्टेंट होता है, जो अभी मैंने आपको सारी ट्रीटमेंट एडवाइस ये सब कुछ बताया है। अब इसमें क्या होता है, एक दो चीजों का और ध्यान रखने की जरूरत है, जैसे डॉट्स। ओके, डॉट्स होता क्या है? दिस इज डायरेक्ट ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जर्व्ड का क्या मतलब है, क्योंकि इसकी थोड़ी हैवी मेडिसिन होती है, तो लोग क्या करते हैं, इस मेडिसिन को लेते हैं और जैसे उनको अच्छा फील होने लगता है विद इन अ मंथ वो छोड़ देते हैं इस दवाई को लेने। उसकी वजह से क्या है, ये जो बैक्टीरिया है ये रेसिस्टेंस डेवलप कर लेता है और फिर उसका मैनेजमेंट बहुत मुश्किल होता है, वो फेटल भी हो सकता है। ठीक है, तो उस केस में जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया कि आपको डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में पेशेंट्स आते हैं डॉट्स क्लिनिक पे, वहां पे डायरेक्टली उनको ऑब्जर्व करके मेडिसिन दी जाती है, वो वहीं खाते हैं और फिर अपने घर जाते हैं, ताकि उनका जो छोड़ने की रेट है वो कम हो। नहीं तो बाद में मैनेजमेंट इज वेरी डिफिकल्ट, इसीलिए इसे डॉट्स कहते हैं। डॉट्स कब लॉन्च हुआ था? 1993 में। अंडर कौन से एक्ट के? आर एंड टीसीपी, यानी कि रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, जो कब आया था? 1992 में। ठीक है, इसी के अंदर डॉट्स लॉन्च हुआ था। अभी कौन सा चल रहा है? अभी चल रहा है नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। अब हम इसको खत्म करना चाहते हैं, अभी जो चल रहा है वो ये चल रहा है। ठीक है, तो इसका ये सब ट्रीटमेंट के लिए इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमें एग्जाम में याद रखना है। अब इसके लिए बस यही है कि हमें मेडिसिन स्किप नहीं करनी है बिल्कुल भी। ठीक है, नहीं तो ये बहुत हार्ड हो जाएगा ट्रीट करना। उसके अलावा ट्यूबरक्लोसिस का जो ट्रीटमेंट है, डायग्नोसिस है, सब कुछ। अब उसका डायग्नोसिस आपको पता है कैसे करते हैं? हम स्पूटम से डायग्नोस करते हैं, मॉन्टॉट्स टेस्ट से करते हैं, जेड एन स्टेनिंग से करते हैं, जील नेल्सन स्टेनिंग से करते हैं, चेस्ट एक्सरे कराते हैं, इस तरह की इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। तो ये सारे डायग्नोसिस टेस्ट क्या है? फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल। कहाँ पे अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट? गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर्स में। सिर्फ हॉस्पिटल में ही नहीं, फ्री है ये सारे गवर्नमेंट सेंटर्स में। ठीक है, कई जगह आजकल जो डिस्पेंसरी, जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर बने हैं, उनमें भी डॉट सेंटर बन गए हैं, तो आप वहां से भी फ्री ट्रीटमेंट ले सकते हो। और ये सब किसके अंडर है? नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के अंडर। ओके, तो फ्रेंड्स यही है, हमें इसमें फॉलोइंग जो ट्रीटमेंट है वो प्रॉपर करना चाहिए, ताकि हम सिर्फ ना अपने आप को बचाए, अपनी कम्युनिटी में भी इसको स्प्रेड करने से रोक सके। ठीक है, हमें ट्यूबरक्लोसिस को बिल्कुल ही एलिमिनेट कर देना है, अपनी कम्युनिटी से खत्म कर देना है। और खत्म कैसे करेंगे? जब हम सब हेल्दी होंगे, अच्छा न्यूट्रिशन लेने लगेंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा जब हम इसको पूरा एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, तो ये सब था क्विक रिवीजन ट्यूबरक्लोसिस का। इससे रिलेटेड कोई भी आपके डाउट है, कुछ भी आप जानना चाहते हैं, तो हमें कमेंट कीजिए एंड लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स।